अद्य शुक्रवासरः अथवा भृगुवासरः अश्विन कृष्ण पंचमी दिनांक 14 अक्टोबर 2022 रसरत्न समुच्चय शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तन् निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रेच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् ओम शांति शांति शांति। शीर्ष कुसुमं पत्रम विषम आशु विखा विषम आखु विषापहम। तो शीर्ष कुसुम पत्र और बचनार्थ विष ये आशु आखु विषनाशन इस प्रकार का है। देवदान दत्तम मांसी लवली बाकुची विषम कुष्ठंच पान लेपाभ्याम समस्त विषनाशनम। तो ये आसान है। तेल हिंदी भाषांतर में साथ लेप कर जल के साथ लेप कर तेल लगाने से या योग सभी प्रकार के विषयों को नष्ट करता है। तेल का यहाँ कुछ संबंध है ही नहीं एक्चुअली। पान और लेप ऐसा है। तो ये चूर्ण तो आसानी से बना सकते हैं देवदानो दत्तम मौसी और सभी समस्त विषनाशनम इस प्रकार की फलश्रुति है। तो ये मुझे लगता है कि अच्छा है। सर्पादि विषनाशाय टंकणस्य रजोंबसा पानाभ्यंजन नस्याद्देर अतिगुह्योपदर्शिना। तो सर्पादि विषनाश के लिए टंकण का चूर्ण पानी के साथ पान अभ्यंजन नस्य ये भी सभी से अतिगुह्योपदंशिना ऐसा है यहाँ पे। इस प्रकार टंकण का भस्म अति गुह्य उपदंश पीड़का के ऊपर शहद के साथ लेप करने से उपदंश व्रण को नष्ट कर देता है। ये रचना काफी उपदंशिना। तो केवल टंकण
इस प्रकार से विषनाश करने वाला है, ये एक अहम मुद्दा रहेगा। और वैसे उसकी लाही बनाना काफी आसान है और एक क्षार में है, क्षार वर्ग में है, टंक क्षारोही मोग्राही वगैरह इस प्रकार से, लेकिन आसानी से उपलब्ध है, तो शायद इसके बारे में थोड़ा सोचेंगे। पाना अभ्यंजन नस्य, और तो अब अतिगुह्योपदंशिना, ये तो क्लमजी है रचना जो है वो। तो यहाँ हिंदी में जैसा अर्थ किया है वैसा करते हैं कि उपदंश के लिए अतिगुह्य। मुझे लगा अतिगुह्योपदेशिना, इस प्रकार का अतिगुह्य उपदेश करने वाले किसी ने व्यक्ति ने ये बताया है ऐसा। ये हिंदी में उपदंशिना इस प्रकार की गया है, शायद हिंदी संस्कृत टीका में देखते हैं। अतिगोप्य उपदंशवता भी पाना। उपदंश वतापि इस प्रकार का ही क्या है, उपदंश ही क्या है, उपदेशी का संबंध नहीं है। ठीक है। मनोवा सैंधवम हिंगु मालती पल्लवानि च गोशकुल रसपिष्टानि गुड़िका वृश्चिका पहा। मंशीर सैंधा नमक हिंग तथा मालती चमेली का पत्ता, संभाग इन सबों को गाय के गोबर के रस के साथ पीसकर गुलिका बनाई। यह गुटिका जल के साथ घिसकर लेप करने से वृश्चिक का के विषय को नष्ट करती है। ये बनाने में आसान है। एक होम्योपैथी की कोई दवा मिलती है इस प्रकार के दंश के लिए, और वो थोड़ी प्रचलन में है। वैसे एलोपैथी में काफी किया जाता है, वो अलग इस प्रकार का रहेगा। लेकिन बाविस्कर डॉक्टर का काम वृश्चिक दंश में बहुत महत्वपूर्ण इस प्रकार का है। सर्पादि के दंश के स्थान पर टंकण लगाने से भी विषनाश इफेक्ट मिल सकेगा क्या? हाँ, मिल सकेगा, लेकिन फिर भी अवस्था क्या है, गंभीर है या नहीं, ये देखना ही पड़ेगा। और खास करके जो मणियार वगैरह इस प्रकार के है, किंग कोबरा है, उनके विष के बारे में संदेह होता है कि इसमें इलाज करेगा नहीं करेगा वगैरह वगैरह इस प्रकार से। लेकिन टंकण वैसे भी थोड़ा आसान है, रख सकते हैं और ऊपर लगाने के लिए कहेंगे। नमक का मैंने बताया था, वो उतारने में मदद करता है, लेकिन अगर उसके साथ में सर्दी वगैरह इस प्रकार के लक्षण है तो मामला थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो उसके लिए फुल फ्लेज ट्रीटमेंट ही चाहिए, ऐसा ही है। तो मुझे लगता है कि वो पहले वाला जो योग था वो भी अच्छा है सभी विषयों के लिए जो बताया गया था। देवदारू नतम माउसी लवली बाकुची विषम। तो ये एक अच्छा है। अभी का ये जो वृश्चिक के लिए ही खास बताया गया, तो वो भी अच्छा है। मनोभास सैंधवम हिंगु मालती पल्लवानि च गोशकुलस्य पिष्टानि गुलिका वृश्चिका पहा। अर्कपयसा दिवा ब्राह्मतरोर भावितैर मुहुर्बीजे ही गुलिका कृता प्रयत्नात् वृश्चिक विषम आशु नाशयति। हिंगू म्हणजे हिंगू किंवा हिंगुळ, हिंगू ही लगता है, हिंगुळ नहीं लगता है। तो वृश्चिक ब्रह्मतरु पलाश के बीज को चूर्ण को मंदार के दूध के साथ बराबर भावित 7 बार कर गुटिका बनाए। यह गुटिका शहद के साथ घिसकर वृश्चिक दंश के ऊपर लेप करने से बिच्छू
के डंक मारने का विष नष्ट हो करता है। ये भी अच्छा है। ये दीवा क्यों बताया? दीवा से तरोर्भावितैर्मुहुर्बीजैः भावनाएं तो दीवा ही दी जाती है, शायद ये दीवा में ही खत्म करे इस वजह। होम्योपैथी में सर्पदंश के लिए नाचा 2200 का उपयोग सुना है, वृश्चिक दंश के लिए सिलिसिया 200। नाजा 200 सर्प के विष से ही निर्मित होती है। तो ठीक है, ये भी शायद हाथ में रखे इस प्रकार से। तो अब ये पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि मुझे कुछ फोकट में करना चाहिए इसके सभी के बारे में। वहां पे मरीज होते हैं और हमारे खेत में काम करने वाला उसके लड़के को हुआ था ये, तब ये सब करना पड़ा इस प्रकार से। लेकिन मेरे पास उस समय में कुछ दवाइयाँ नहीं थी, तो पीएच से और फिर रत्नागिरी सिविल हॉस्पिटल में शरण जाना पड़ा। तो ठीक है, ये पलाश बीज और अर्क दुग्ध, ये भी 7 बार, 7 बार यहाँ पे तो नहीं लिखा है। ठीक है। कनकसार सुतीक्ष्ण निदिक दिखा हपुषा सिद्ध कलाश निषेवणा जयति साधु युवा धनकांक्षया गणिकया परिदत्त गरौषधम। हाइड्रोफोबियम 200। ये ट्राई हुआ है क्या हाइड्रोफोबियम 200? सिलिसिया नदी की मिट्टी से। क्योंकि एक बार हाइड्रोफोबिया हो गया तो मुश्किल है, उसके पूर्व ही कुछ उपाय करने चाहिए। मैंने एक उपाय सुना था, पानकणिस जिसको कहते हैं, तो उसका चूर्ण गुड़ के साथ देकर एक हाइड्रोफोबिया का पेशेंट दुरुस्त हो गया था। और मेरे यहाँ एक गन्ना मैंने लगा के रखा है। तो कोकण में भी रखा है, घर पे भी रखा है। उसका स्वरस पिलाने से हाइड्रोफोबिया ठीक होता है, ऐसा कहना है, अनुभव है लोगों का। ये करना महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर पे है, तो वो मैंने लाके रखा है। अगर इस प्रकार के कोई मरीज मिलेंगे तो शायद कोशिश करेंगे, क्योंकि पहले एक बार बहुत साल पहले एक छात्र के निजी रिश्तेदार को, युवा था 18-19 बरस का, पागल कुत्ता काट गया, हाइड्रोफोबिया हो गया। फिर यहाँ सिर्फ नायडू अस्पताल में उसको क्वारंटाइन करते हैं, अलग करते हैं और मरने देते हैं, बाकी कुछ नहीं करते। तो तड़प तड़प पे मरता है। मैं एक बार देखने के लिए गया था उस मरीज को, तो ये काफी खतरनाक है। तो ऐसे किसी भी की जान हम अगर बचा सकते हैं तो बड़ा पुण्य कार्य इस प्रकार का होगा। तो इस दृष्टि से मैंने वो लाके रखा है गन्ना, लेकिन अभी तक उसका प्रयोग कुछ नहीं हुआ है। और हाइड्रोफोबिया के बारे में भी सोचना जरूर इस प्रकार का रहेगा।
कनक ये जो है योग, कनक धतुर का चूर्ण, सार वंग भस्म, सुतीक्ष्ण तीक्ष्ण लोह, निरीक्षिक छोटी कटेरी का मूल, हाउबेर, हल्फा रेवड़ी, हापुसा, हापुसा ही है, शुद्ध पारद भस्म रस सिंदूर, और कलांश, शुद्ध मनशिला, संभाग। इन सबों का चूर्ण एकत्र कर जल के साथ वटी बनाए। यह वटी सेवन करने से सज्जन युवा पुरुष वेश्या के द्वारा धनलोक के से दिया गर कृत्रिम विष को दूर करता है। धन के लोभ से वेश्याएं महाजन युवा को विष देकर धन ले लेती है। गणिकाया परिदत्त गरौषधम। तो ये राजा के बारे में भी बात कही गई है, इस प्रकार से स्त्रियों के द्वारा, गणिकों के द्वारा दिया जाता है, और ये उदर रोग का एक कारण इस प्रकार का बताया गया है। कुत्ते के काटने पर तुरंत ही उपयोग करेंगे तो हाइड्रोक्लोराइड नहीं होगा, ऐसा बताया है। राजीव दीक्षित जी इस प्रकार गांवों में चिकित्सा किया करते थे, उन्हीं के अनुभव से सुना है होम्योपैथी के। ठीक है। तो ये एक बात थोड़ी हो सकती है। अभी ये जो गरौषध के बारे में है, ठीक है। अथ सविशान्य वृक्षामलादि योग, पुराण वृक्षामलयुतं कटुत्रयं नरेण भुक्तं त्वशनावसाने असार वृत्तामलयार्थकांक्षया सहान्न दत्तं विषमाशु नाशयेत्। पुराण वृक्षामल, तो वृक्षामल का मतलब तो कोकम है। पुरानी इमली इस प्रकार का क्या है, लेकिन वृक्षामल का कोकम किया जाता है। त्रिकटु संभाग, इन सबों को खिलाने से विषयुक्त अन्न के विष को नष्ट करता है। तो ये भी थोड़ा आसान है। खाने में कनक का मतलब यहाँ तो धतुर किया गया है, वही ठीक लगता है। और सार का मतलब वंग भस्म किया गया है। नशा छुड़ाने के लिए सल्फर 200 का प्रयोग बताया है। उनका कहना है कि नशे की तलब शरीर में सल्फर की कमी से होती है। तो ठीक है, किसी होम्योपैथ से इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और ये थोड़ा अजीब है कि सल्फर की कमी होती है, तो शायद गंधक रसायन भी काम करेगा हमारा। सल्फर 200 ये देकर नशा छूट सकती है, तो शायद गंधक रसायन भी नशा छुड़ाने के लिए काम में आएगा। देखना चाहिए। मैं भी एक बार पूछ लेता हूँ, और देखते हैं। अथ षड्विंशोऽध्यायः जरारोग चिकित्सितम्। दीर्घमायु स्मृतिं मेधाम् आरोग्यं तरुणं वयः प्रभावर्ण सर्वोदार्यं देहेन्द्रिय बलोदयम् वाक्सिद्धिं वृषतां कांतिम अवाप्नोति रसायन। तो थोड़ा ही परिवर्तन है, चरक का ही पाठ है। प्रभावर्ण सर्व देहेन्द्रिय बलम परम इस प्रकार का है। वाक्सिद्धिम प्रणतिम कांतिम, ये वृषता की जगह है प्रणति। अवाप्नोति रसायन,
तो लोगों के आदर का पात्र हो जाता है, ऐसा चरका है। वृषता वास्तव में रसायन का फल नहीं है, लेकिन वृषता कैसे किया गया मालूम नहीं। पंथा शीतं कदन्नञ्च वयोवृद्धाश्च योषितः मनसा प्रतिकूल्यञ्च जरायाः पंचहेतवः। आ काफी अजीब है। पंथा अधिक दिन चलना, शीत तथा शीतल अन्न का सेवन, कदन्न का सेवन, वयोवृद्धाश्च योषितः, और अपने से बूढ़ी इस प्रकार की अवरते या वयोवृद्ध इस प्रकार की, मनसा प्रतिकूल्यंच, और मन से परिस्थिति प्रतिकूल इस प्रकार की होना, जराया पंचहेतवाः। तो मैंने पहली बार वार्धक्य के कारण सुने हैं देखे हैं। As per Siddhinandan Mishra and Ambika Datta Shastri, Kanaka is either Nattur Mula Churna or Swarna Bhasma, and Sara means Vanga Bhasma. So what we should consider? अगर सिद्धिनंदन मिश्र भी कहते हैं तो यह अनुभविक है, तो सुवर्ण ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। विषम विषग्न मुक्तंच प्रभाव तत्र कारणम, ये जो का बात बताती है, तो विष भी विषग्न है और सुवर्ण भी विषग्न है, उसमें संदेह की बात नहीं है। तो शायद कनक के जगह है सुवर्ण इस प्रकार का ले सकेंगे। और सिद्धिनंदन मिश्र आचार्य ने अगर बताया है उनका अनुभव या रूप में, तो शायद बात हो सकती है। मैं खुद भी उनसे मिलना चाहता हूँ एक बार, क्योंकि अभी भी जीवित है, तो कुछ ना कुछ मालूम हो सकता है। मैंने एक प्रोजेक्ट बीच में बनाया था वृद्ध वैद्यों के अनुभवों का संकलन इस प्रकार से। इसकी शुरुआत बड़ी अजीब हुई थी। एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, जिनका आयुर्वेद से कोई संबंध नहीं है वास्तव में, उनकी एक परियोजना थी कि सामान्य लोगों से आयुर्वेद के जो भी अनुभव है वो इकट्ठा करें। और फिर उनका ही कहना था कि इसमें से 98% रिडेंडेंट होंगे, उसका कुछ फायदा नहीं है, लेकिन जो 2% होंगे वो काफी महत्वपूर्ण इस प्रकार के रहेंगे। और इसके लिए 100% करना जरूरी है। तो मैंने कहा कि इसके बेहतर है, ये कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन इस प्रकार के नुस्खे कुछ प्राप्त हो सकते हैं इसके जरिए। जैसे कि अभी सर्प विष, वृश्चिक विष, अलर्क विष वगैरह के बारे में अभी देखा राजीव दीक्षित ने, जिसका कुछ प्रचलन किया। लेकिन कई सारे वैद्य ऐसे हैं जो बूढ़े हो चुके हैं, उनकी परंपरा चलाने वाले आगे कोई नहीं है, और उनकी कुछ किताब वगैरह इस प्रकार की भी नहीं है। तो बेहतर ऑप्शन है कि इन वैद्यों से अनुभवों का संकलन करें, ताकि वो जब तक बताने की स्थिति में है, स्मृति उनकी अच्छी है, तभी इनको नोट किया जाए, तो जल्दी हमें कुछ फायदा होगा इस प्रकार से। वो मान गए और कहे कि ठीक है तुम प्रोजेक्ट करो। उन्होंने चंदा भी दे दिया उसको, हमने प्रोजेक्ट पूरा किया और उनको दे भी दिया वापस। तो 15 वैद्यों का हमने इस प्रकार से किया था कि यही क्राइटेरिया रखा था कि आगे की वाली पीढ़ी में कोई नहीं है काम चलाने वाला इस प्रकार का, उनका शिष्य परिवार भी ज्यादा नहीं है। और फिर उनकी कुछ लिखावट नहीं है कि उन्होंने कुछ लेखन किया है, ऐसी भी बात नहीं है। ऐसे वैद्यों को पहले चुना था, बाद में सभी वैद्यों को ले सकते हैं, लेकिन ये प्रोजेक्ट कभी भी चल सकता है, क्योंकि जैसे उम्र बढ़ती जाती है अनुभव बढ़ता जाता है, और काफी अलग अलग इस प्रकार के अनुभव आते रहते हैं। मेरे मन में तो प्रकाश आमटे से भी ये बात करनी है, प्रकाश आमटे और मंदाकिनी आमटे। उनके क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस उस आदिवासी क्षेत्र में
काफी महत्वपूर्ण है कि बहुत कठिन परिस्थितियों में उन्होंने रुग्णों की सेवा की है, तो उनके पास अनुभव का भंडार होगा। चाहे एलोपैथी की दृष्टि से हो, लेकिन फिर भी अनुभवों का भंडार होगा। तो ये सोशल वर्क में ये इतना कर पाना मुश्किल है, ये समझ सकता हूँ। लेकिन जैसे मैं सुबह करता हूँ 5 मिनट का ऑडियो रिकॉर्डिंग करके छोड़ दे, तो भी काफी बात हो सकती है। 1 बरस 2 बरस में काफी अनुभव इकट्ठा हो सकते हैं। तो कुछ उनके पिक्चर में आए हैं, लेकिन उनके पास काफी होगा इस प्रकार से। उसी प्रकार से वैद्यों के अनुभव इस प्रकार से हो सकते हैं। तो ठीक है, अगर रिजल्ट्स मिलते हैं तो कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि गंधक रसायन को इस प्रकार से थोड़ा सोच सकते हैं। विच वैद्यास वेर इंक्लूडेड इन दैट वृद्ध वैद्य प्रोजेक्ट? गौतम करके, भैयाराव गौतम यहाँ पे पुणे में थे। अभी काफी वैद्य थे। ये भी काफी पुराना प्रोजेक्ट हो गया। आश्चर्य है, मुझे ये नाम याद नहीं आ रहे। लेकिन फिर उन्होंने जिक्र किया था कि लिवर डिसीजेस, डायबिटीज के बारे में उनके अनुभवों का संकलन करें इस प्रकार से। तो वो उस कंपनी के लिए किया था, तो पब्लिश नहीं हुआ। कंपनी ने आगे क्या किया मुझे मालूम नहीं इस प्रकार से। लेकिन अनुभव काफी इकट्ठा हुए। उसमें हमने ऐसा रखा था कि डायग्नोसिस के बारे में उनके जो अनुभव है, ट्रीटमेंट में के बारे में जो अनुभव है, औषध निर्माण में उनकी कुछ खासियत है, तो इन सभी के बारे में हमने जानकारी इकट्ठा की थी। और ये कभी भी ये प्रोजेक्ट चालू रहना चाहिए, इसी प्रकार की है। सो वाज इट पब्लिश्ड इन एनी फॉर्म इन आर्टिकल्स और वीडियो? नहीं। ये उनकी प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रहेगी, ऐसा उनका कहना था। इसलिए इनको सौंपा गया। हमने भी कहीं प्रयास नहीं किए, उन्होंने भी कुछ प्रयास किया ऐसा मुझे नहीं लगता है इस प्रकार से। लेकिन कंसेप्ट वाइज ये बहुत अच्छी है। और अगर हम इस प्रकार से शायद वॉलंटरीली काम करेंगे तो भी बात हो सकती है पब्लिश करने के हेतु। और कुछ वैद्य बताने वाले भी नहीं है, ये भी बात हो सकती है। लेकिन जो बताएंगे उनका तो ले लेंगे। उसमें कोई संदेह की बात इस प्रकार की नहीं है। बापू आनंद सर पुणे में थे, मैंने कई बार उनको जिक्र किया। उनका क्लिनिकल एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा था। और खास करके कैंसर के काफी मरीज देशों में विदेशों में उन्होंने ट्रीट किए थे। तो मैंने बहुत बार उनसे कहा कि आप लिखो कुछ। आप लिख नहीं सकते तो आप बताओ, कोई आकर लिख लेगा इस प्रकार से। लेकिन ये हुआ नहीं। वो बताते रहे नहीं, मुझे लिखना ही चाहिए, लेकिन मैं लिख नहीं सकूंगा। और बताने की जो बात है वो उस प्रकार से विचार नहीं आते। जब मैं लिखता हूँ तभी होता है इस प्रकार से। चंद्रशेखर जोशी पुणे में थे। उनका भी बहुत बड़ा क्लिनिकल एक्सपीरियंस था। वो भी ऐसे ही चले गए। तात्या जळूकर इस प्रकार के थे, वो भी ऐसे ही चले गए। दत्तात्रेय शास्त्री जळूकर, उनके पिता, ये भी ऐसे ही चले गए। तो उनके साथ उनके अनुभव चले गए, ऐसा है। तो ये अनमोल इस प्रकार का है। मोस्ट ऑफ देम डोंट रिवील सीक्रेट्स, बट यू आर डूइंग गुड टास्क। देखो, हमारी परंपरा जो है कोल्हटकर परंपरा, इसमें गुप्त रखने का कोई नहीं है। हमारे क्लिनिक में भी जो दवाई के बोतल होते हैं, उसके ऊपर उस पे नाम लिखे होते हैं। ज्यादा से ज्यादा कोई संस्कृत नाम लिख देंगे, वासा नहीं कहेंगे, अटरुष कहेंगे, वगैरह वगैरह। तो अगर छात्र को पता नहीं है तो नहीं समझ पाएगा। लेकिन गुप्तता, गोपनीयता कुछ भी नहीं है।
और मैं मानता हूँ कि ऋषि मुनियों ने कुछ भी गुप्तता नहीं है कि ये सब ओपन कर दिया है हमारे लिए, और वो भी बहुत बड़ा है। सिर्फ बात ये होती है कि रीडिंग बिटवीन द लाइंस ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। एक सामान्य बुद्धि के वैद्य के लिए केवल ग्रंथों में जो लिखा है उसी के आधार पर प्रैक्टिस करते रहना अच्छी बात इस प्रकार की है। लेकिन कॉम्प्लिकेटेड केसेस, एडवांस केसेस में जो बुजुर्ग वैद्य है, जिनका अध्ययन अच्छा है, ये मार्ग निकाल सकते हैं। तो उनसे अनुभवों का संकलन करना बहुत जरूरी इस प्रकार का होगा। अब मेरे विचार मैं इस माध्यम से व्यक्त करता रहता हूँ मेरे अनुभवों को शेयर करता रहता हूँ। तो ये तो अभी स्टोर है, रिकॉर्ड हो रहा है सभी। ऐसा भी अगर है तो भी ठीक है। लेकिन हम कोल्हटकर परंपरा में जरूर बात कहते हैं कि कोई भी छिपा के रहने नहीं रखनी है बात। ओपन करना है सभी सीक्रेट जो है वो। कुछ वैद्य ऐसे होंगे कि जो नहीं करेंगे इस प्रकार से, लेकिन फिर भी ये करते रहना जरूरी है। अहमदाबाद में जाता था दादा हरडीकर जी, बुजुर्ग वैद्य थे। उनका अगर मूड ठीक रहता तो बहुत अच्छी बात है, सुनाई देती थी, बहुत अच्छे अनुभव मिल जाते थे। अगर मूड नहीं अच्छा रहता तो कुछ भी नहीं होता। तो इनका कहना था कि आप यहाँ पे आकर रहो और उनसे बातें करो। तो मुझसे तो बोलते थे इस प्रकार से। लेकिन मुझे इतनी फुर्सत नहीं थी कि उनके पास जाके बैठे, अहमदाबाद में जाकर रहे और उनसे पास बैठे बातें कर रहे। अब तो वो भी नहीं रहे और उनकी परंपरा चलाने वाला भी आगे कोई नहीं है। छात्र है उनके, लेकिन मालूम नहीं है कि वो जिस तरीके से करते हैं उतने छात्रों में ये है क्या इस प्रकार से। This kind of initiative of documentation of clinical experiences of Vaidya was been doing since UG with certain Vaidyas might get guidance from you how you can take this thing ahead voluntarily. बहुत अच्छा है। तो डॉक्यूमेंटेशन अच्छा होना चाहिए, इसमें कैटेगराइजेशन करना चाहिए किस किस प्रकार के अनुभव है। और मैं समझता हूँ कि अभी मीडिया का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग कर सकते हैं। ये जो मीडिया हम प्रयोग कर रहे हैं इस प्रकार के मीडिया से ये स्टोर भी हो जाएगा, डॉक्यूमेंट हो जाएगा और लोगों तक पहुंचता भी रहेगा। और तुम अगर उसके ऊपर कुछ तुम्हारी कमेंट दे सकते हो कि ये क्यों हो दिया होगा, उसके पीछे लॉजिक क्या हो सकता है वगैरह वगैरह, तो ज्यादा बढ़िया बात है। अगर नहीं है तो भी फिर भी सिर्फ ऐसे बताने से भी लोगों तक बात पहुंच जाएगी और ये अच्छी बात इस प्रकार की रहेगी। तो मुझे लगता है कि इसके बारे में प्रयास करना चाहिए। हरडीकर जी के अनुभव द्वारा लिखित डॉक्यूमेंट्स साबरमती गुरुकुल में है अभी अभी भी। तो पब्लिश करो। मुझे क्या लगता है कि जितना महत्व मूल ग्रंथों के पठन का है उतना ही महत्व इन अनुभवों को सुनने का है। तो ये विचार प्रवर्तक हो सकते हैं, तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के अनुभवों का आदान प्रदान विवरण होना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। तो शायद मालूम नहीं आयुष वगैरह इसमें इंटरेस्ट लेगी नहीं लेगी, पता नहीं है अभी। और उनको भी ये पब्लिश करना है, नहीं तो ये मुश्किल इस प्रकार का हो जाएगा। माशेलकर जी ने पेटेंट के बारे में जो काम किया है, टीकेडीएल प्रोजेक्ट, ट्रेडिशनल नॉलेज लिटरेचर लाइब्रेरी,
तो ये थोड़ा निगेटिव काम इस प्रकार का है। जब ये हल्दी के बारे में लड़ाई हुई और वुंड हीलिंग प्रॉपर्टी ऑफ हल्दी, टर्मेरिक, इसके ऊपर पेटेंट दिया गया अमेरिका के किसी व्यक्ति को, और उसके कुछ ही दिन पहले माशेलकर उनके माँ के साथ साउथ पे थे और एक कबूतर, ऐसा कुछ पंछी आकर गिर पड़ा वहां पे। तो माँ ने उसको हल्दी वगैरह लगाई और वो ठीक होके उड़ के चला गया। तो माशेलकर ने देखा था। तो उनका कहना तो, मेरी माँ तो पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन ये उसको ज्ञान है कि हल्दी से घाव भर जाता है, तो अब ये पेटेंट कैसे दिया गया हल्दी का इस प्रकार से। तो उन्होंने लड़ाई लड़ी उसके बारे में कि हल्दी का पेटेंट नहीं देना चाहिए, ट्रेडिशनल नॉलेज है। पेटेंट ऑफिसेस का कहना था कि ट्रेडिशनल नॉलेज विभिन्न भाषाओं में अगर है और हमारा कोई एक्सेस नहीं है उसकी तरफ उसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में कुछ पता नहीं है, तो फिर हम उसके आधार पर पेटेंट को कैसे रोकेंगे। तो फिर माशेलकर ने इससे सबक सीखी और ये ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, ये प्रोजेक्ट शुरू किया। तो इसमें डॉक्यूमेंटेशन करना बहुत जरूरी इस प्रकार का था। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में ये मुकदमा लड़ा और माशेलकर इज फ्रॉम पुणे इटसेल्फ बेसिकली, रघुनाथ माशेलकर, एक्ट्रेस, एक्ट्रिक, नो, ही वाज फ्रॉम CSIR। क्या बोलते हैं, DG थे, सबसे ऊपर पोस्ट पे थे। काफी लोगों की उन्होंने मदद की है, हमारी भी उन्होंने कोष कार्य के लिए मदद की है। तो मुकदमा तो वो जीत गए अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में और हल्दी का पेटेंट रिवोक हो गया जो भी दिया गया था। लेकिन इस प्रकार से आगे बात न हो, इसलिए उन्होंने TKDL की स्थापना की। अब ये बड़ा हाँ, MHSS का किया है तो अच्छी बात है। वैसे एक इस प्रकार के आदिवासियों के अनुभवों का संकलन रमेश नानल जी ने भी किया है। आदिवासियों से उपचार इस नाम से प्रसिद्ध है। ये काफी पुराना है काम, मेरे ख्याल में 75-80 या उसके बाद में 85 में कुछ हुआ हो, आवारे करके किसी व्यक्ति ने लिखे हैं यह अनुभव। लेकिन इसमें इसके लिए आदिवासियों में जाकर रहना पड़ता है और वो आसानी से खुलते नहीं है। लेकिन आप उनके साथ रहेंगे, आदान प्रदान होता होएगा, तो इस प्रकार का ज्ञान मिलता है और उनके पास भी काफी इस प्रकार का ज्ञान है, उसमें संदेह की बात नहीं है। तो ज्येष्ठ वैद्यों का अनुभव संकलन सबसे ऊपर है, क्योंकि उनको शास्त्र भी पता है, प्रैक्टिस भी उनकी है, अनुभव उनका ज्यादा अच्छा इस प्रकार का है। तो भाई विभिन्न तरीके के अनुभव है, विभिन्न रोगों के अनुभव है, तो ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन, क्योंकि वो उसका लॉजिक भी बता सकते हैं। लेकिन बाकी भी संकलन करते रहेंगे तो अच्छी बात इस प्रकार की रहेगी। तो इन्होंने क्या किया कि जो आयुर्वेदिक डिसीजेस है उसके पैरेलल जो भी एलोपैथी में डिसीज होंगे उनको जोड़ दिया, प्रमेह, डायबिटीज वगैरह इस प्रकार से, ज्वर, फीवर वगैरह वगैरह इस प्रकार से, और उसके लिए जो भी दवाइयाँ ग्रंथों में है जो भी योग है वो जोड़ दिए। अब ये कनेक्टिविटी आयुर्वेदीय रोगों से एलोपैथी के रोगों में चली गई। तो जो भी पक्षवत है, अगर हेमिप्लेजिया उसको बता दिया, और पक्षवत की जो दवाइयाँ है वो हेमिप्लेजिया में कोई अगर क्लेम करता है तो वो प्रोहिबिट हो जाएगा।
तो मैंने उनसे कहा कि ये ठीक है, आपने काम किया जो है वो वास्तव में गलत पेटेंट किसी को न मिले इस प्रकार से क्या है, लेकिन न्यू डाटाबेस है तो उसको आयुर्वेद के लोगों के लिए पब्लिश करो कि ये रोगों में ये दवाइयां आई है, चाहे आप उसका मॉडर्न से संबंध जोड़ना है नहीं जोड़ना है अलग बात है, लेकिन ये संकलन तो हो गया। हमने त्रिस्कंद कोश में चरक सुश्रुत अष्टांग संग्रह अष्टांग हृदय इन 4 ग्रंथों से तो संकलन किया है, वो हमारे पास है। अभी फिलहाल मैंने सुना कि उसका डिजिटलाइजेशन करके 22 तारीख को पब्लिश होने वाला है आयुष और सीसीआरएस के जरिए टीमवी के साथ में। अब वास्तव में वो डिजिटली है, डेटा पूरा डेटा ही डिजिटल है। कोष जो पब्लिश हुए हैं वो उस डेटा को वर्ड फाइल में कन्वर्ट करके पब्लिश हुए हैं। मूल डेटा तो डिजिटल ही है और डाटाबेस है। अब ये डिजिटलाइजेशन क्या करने वाले है मालूम नहीं मुझे, लेकिन ये दिल्ली में पब्लिश होने वाला है 22 तारीख को, ऐसा मैंने सुना। तो ये बड़ी अजीब बात है, मुझे उसके बारे में कुछ भी जानकारी नहीं। मैंने 19 वर्ष उसमें काम किया है, उस प्रोजेक्ट में काम किया है और हमारा ये मूल काम है वो इस प्रकार का। लेकिन ये बड़ी अजीब स्थिति है। तो ये तो काफी ग्रंथों से लिया गया था और अभी एक इसका दूसरा उदाहरण है फिलैंथस निरूरी के बारे में, बुम्या मलकी। तो बुम्या मलकी का इन विट्रो स्टडी हेपेटाइटिस बी पर हुआ और वो खत्म करता है रोकता है ऐसा कुछ है उसके बारे में, तो उसके लिए पेटेंट दिया गया। तो इन्होंने कोशिश की थी कि ये पेटेंट न मिले। लेकिन उसका कहना था मैं बात कामला की नहीं कर रहा हूँ। हमारे यहाँ जो पांडु कामला के रोग की चिकित्सा मिलेगी, हेपेटाइटिस बी के लिए ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो अभी फिलहाल कोविड-19 के जरिए ये शालीपर्णी को जो पेटेंट मिल गया कि एंटीवायरस एक्टिविटी है, केवल कोविड-19 के लिए ही है ऐसा नहीं है, HIV के वायरस के खिलाफ भी है, हेपेटाइटिस के खिलाफ भी है इस प्रकार से। और फिलहाल मैंने इसका एक मरीज में प्रयोग किया, हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव था उस प्रकार से, तो काफी अच्छे रिजल्ट्स उसमें मिले ये गांजीवीरी के इस प्रकार से। तो ये अभी नई बात आ रही है कि हमें मॉडर्न मेडिसिन किस तरीके से देखना चाहती है उसको थोड़ा सा देखेंगे तो थोड़ी बात हो सकती है। और नहीं, मामा गोखले जी की किताब है वो उनके अनुभवों का सार है। और उन्होंने रोग, उसके प्रकार, उसकी अवस्थाएं इसके साथ में दी है। अच्छा काम है, उसमें संदेह नहीं है। लेकिन मैं बात कह रहा हूँ, अनुभव की बात कह रहा हूँ, वो अलग है। ज्यांनी पूर्वी कोश घेतलेले आहेत त्यांना पुन्हा कोश न घेता फक्त सीडी घेता येईल का? ये सभी टीमवी के हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हियर इन सूरत, मीनू पराबिया, student of Bapalal Vaidya and Dr. P.P. Mistry, are also doing same kind of documentation of tribal medicine knowledge and ethnomedicine. आपने सभी अभी क्या शालीपर्णी के बारे में बताया क्या? शालीपर्णी का घन गांजुवीर नाम से उपलब्ध है, ये पेटेंटेड मेडिसिन है और एंटीवायरल एक्टिविटी इसकी मान्य की गई है आयुर्वेद दृष्टि से, आयुष मिनिस्ट्री से और एलोपैथी की जो संगठन है उसके जरिए भी।
तो पेटेंट मिल गया है उसको एंटीवायरस करके। तो एंटीवायरस तो कोविड-19 में एंटीवायरस के रूप में काम कर रही है, उसमें संदेह नहीं है, लेकिन केवल उसमें ही काम कर रही है ऐसी नहीं है। वैसे हमारे हिसाब में रसायन है और त्रिदोष शामक है, तो इसलिए मैंने उसको उठा लिया। आपने भी, हाँ, तो शालीपर्णी सभी प्रकार के वायरल डिसीजेस में, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में काम करता है। ऐसा देखा गया है। और वात व्याधि के ऊपर भी अच्छा काम दिख रहा है, नर्वस सिस्टम के ऊपर इस प्रकार से। तो ठीक है, मैं तो अभी प्रयोग कर रहा हूँ, विभिन्न लोगों को दे रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ शालीपर्णी नहीं दे रहा, उस व्यक्ति के निदान के अनुसार जो रोग है उसकी चिकित्सा भी कर रहा हूँ, साथ में शालीपर्णी दे रहा हूँ। कुछ ही मरीज ऐसे होंगे कि जिनमें स्पेसिफिक कार्य के लिए शालीपर्णी दे दी है इस प्रकार से, लेकिन ये अच्छा काम कर रही है, उसमें संदेह की बात इस प्रकार की नहीं है। हृदयगत वात मध्ये शालीपर्णी सिद्ध दूध आले आहे, यस, रुस्ते स्थिरा सिद्धम पयः, इस प्रकार के। और मुझे पक्का याद नहीं है कहीं, लेकिन जामनगर में जानी वैद्य करके है, शायद जानी नाम है, अभी मुझे पता नहीं है। वो केवल स्थिरा सिद्ध पय का ही दूध देते हैं। स्थिरा सिद्ध पय का ही हृदरोग में प्रयोग करते हैं। उन्होंने बड़ी मात्रा में ये खरीद लिया है शालीपर्णी लेना, और सभी को दे रहे हैं इस प्रकार से, तो मैंने सुना है। लेकिन बात हो सकती है कि ये कुछ हद तक चलता रहे। वैद्य बालेंद्र प्रकाश जी के पैनक्रियाटाइटिस एवं ब्लड कैंसर पर अच्छा अनुभव है और पेटेंट भी लिया है, इसके लिए पद्म भूषण भी मिला है, लेकिन वो अनुभव शेयर नहीं करते हैं। उनकी वाली पानी नाम की मेडिसिन है बालेंद्र प्रकाश की, जो सिद्ध मेडिसिन है, जिसमें बुभुक्षित पारद है, ताम्र है, भल्लातक है। तो ये काफी खतरनाक दवा एलोपैथी की दृष्टि से है। फिर भी उनका जो डॉक्यूमेंटेशन है देश विदेश का, उसमें किसी को भी टॉक्सिसिटी नहीं आई है। ये बात ऐसी है कि सिद्ध संप्रदाय में अगर किसी से पूछेंगे तो पता चलेगा कि ये कैसी मेडिसिन बनती है। उनका कहना था 5 बरस लगते हैं वो बनाने में। ठीक है। जो भी बात है, लेकिन ये केवल ल्यूकेमिया में काम करती है, बाकी रोगों में अनुभव नहीं है, ये एक बात। और दूसरी बात, वो चुनकर मरीज लेते हैं, अगर ब्लास्ट सेल ज्यादा है तो लेते ही नहीं है, क्योंकि वो बोलता है मेरा स्टैटिस्टिक बिगड़ जाता है। मेरे पास काफी मरीज एडवांस स्टेज में आए हैं ल्यूकेमिया के, जिनमें ब्लास्ट सेल्स 90-95% इस प्रकार के हैं। मैंने उनको ट्रीट किया है, कोई भी बचा नहीं है उसमें से। लेकिन बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, प्रोलॉन्गेशन ऑफ लाइफ, ये तो हो गए। तो हमारे हिसाब में जब ब्लास्टिक क्राइसिस शुरू हो जाता है, तुरंत मौत हो जाती है। ब्लास्टिक क्राइसिस को अगर हम ज्यादा दिन तक टाल सकेंगे तो ये उम्मीद है कि बच पाएंगे ज्यादा दिन तक। और बाद में ऐसी स्थिति हो सकती है कि इम्यूनिटी अगर उतनी बढ़ती है तो ये बात हो सकती है। तो ठीक है, बालेंद्र प्रकाश से मैं मिला हूँ 1-2 बार इस प्रकार से, लेकिन मूल रूप से कैंसर को समझना और उसके लिए दवाइयां देना वगैरह वगैरह, ये बातें बहुत ही कम लोग करते हैं। तो सोच समझकर इस प्रकार की चिकित्सा करना ये आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। और ये काफी टेढ़ा मामला इस प्रकार, उन्होंने पेटेंट मेडिसिन बनाना शुरू किया है। ठीक है, देखो, अगर ऐसा है कि पेटेंट मेडिसिन मिल जाता है और बगैर कुछ सोच समझे भी उससे रिजल्ट्स आते हैं तो भी ठीक है, लेकिन अपने हॉस्पिटल, उनके हॉस्पिटल के डाइट सिस्टम ऐसा रखते हैं कि दिन में 4-6 बार खाना खाने को देते हैं सभी को। अजीब बात हो सकती है। ओढून घेतलं तर कान तुटला त्या बाईचा. हो का? हा. आणि दिवसा 4 वाजता आजूबाजू रॉबर्ट सोवोडा मेरा सहाध्यायी था, अमेरिकन स्टूडेंट, पहला अमेरिकन स्टूडेंट। तो उसने काफी वैद्यों से जानकारी हासिल की थी उस जमाना में, 1975-76 में। तो कश्मीर के एक वैद्य का अनुभव उसने बताया था
रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। तो वो दवा देते थे, बहुत कम मात्रा में देते थे, और उसके साथ 1 किलो मक्खन खाने के लिए कहते थे। उनका कहना था कि इतना मक्खन नहीं खाएंगे तो औषध का वीर्य सहन ही नहीं होगा, इस प्रकार से। लेकिन 2-3 दिन में रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट एकदम ठीक हो जाते थे, स्टीरॉइड से भी ज्यादा असर, इस प्रकार से। तो ये आम को पचाने वाली दवा थी, लेकिन बहुत ही उष्णवीर्य इस प्रकार की थी। तो मालूम नहीं है कश्मीर में, तो अभी तो पता नहीं है कश्मीर की स्थिति क्या है। मैंने कश्मीर में कोशिश की थी, ब्लास्टिक क्राइसिस होते हैं ना, हाँ होते हैं ना, ब्लास्टिक क्राइसिस में ये ब्लास्ट सेल जो है वो तेजी से बढ़ जाते हैं, फूटते हैं, ऐसा कुछ है, और फिर कुछ घंटों में या 1-2 दिनों में मौत हो जाती है। ये शायद एलोपैथी की किताब से देखना पड़ेगा, ब्लास्टिक क्राइसिस। रोल ऑफ शीला सिंदूर इन ल्यूकेमिया और एनी एक्सपीरियंस extensively used by Pachabhai Damania from ऊना गुजरात। नहीं, मैंने तो नहीं किया है। अवेलेबल है क्या शीला सिंदूर? अगर है तो मैं कोशिश तो कर सकता हूँ। ल्यूकेमिया के पेशेंट तो रहते ही है, उसमें कोई संदेह की बात नहीं है, और ज्यादातर युवा रहते हैं, 15 साल 16 साल के युवा रहते हैं, तो ये काफी मुश्किल मामला हो जाता है। तो शिला सिंदूर अगर उपलब्ध है, वो जर्सी गाय का दूध और मूत्र प्रयोग में लेते हैं, पूछने पर इस पर कोई विचार नहीं दिया, इस पर तो शायद मालूम नहीं होगा। जर्सी गाय और देसी गाय के बारे में। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि अगर हम अच्छी तरीके से इसमें कोशिश करते हैं, इट कैन बी प्रिपेयर्ड बोथ शिला सिंदूर और मल्ल सिंदूर। मल्ल सिंदूर तो मिलेगा, लेकिन ये काफी उष्णवीर्य दवा है मल्ल सिंदूर, और काफी ल्यूकेमिया के मरीज रक्तपित्त होकर मरते हैं। तो थोड़ा सोच समझ कर ही मल्ल सिंदूर का अगर प्रयोग करना है तो कर सकते हैं। शिला सिंदूर, मुझे लगा कि शिलाजीत और रस सिंदूर ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन होगा, पूछ लेते हैं। बनू शकील, ओके, मंगेश टंग पे कह रहा है तो ज्यादा अच्छी बात है। उमा फार्मसी से शिला सिंदूर मिळते, मी भगंदर दुष्ट कुष्ठ मध्ये वापरले, तात्काळ फायदा होतो। ये तो और अजीब बात है। दे ना। भगंदर इसमें भी काम करता है। मेरे पास एक ओरल कैंसर तो नहीं है, लेकिन ऑस्टियोमाइलाइटिस 3 बार ऑपरेशन कर चुके हैं, अभी चौथे बार मैंने करवाया। मैंडिबल और इर्द गिर्द के मसल्स में, मैंडिबल में ऑस्टियोमाइलाइटिस इस प्रकार का है। कैंसर नहीं है, फिर भी ठीक नहीं हो रहा, और ये अभी भगंदर नाड़ीवरण जैसा है। तो सर्जरी करते हैं तो ऊपर ऊपर ठीक होता है, नीचे से चलता ही रहता है, इस प्रकार से। तो मैं शिला सिंदूर का इस व्यक्ति में प्रयोग जरूर कर सकता हूँ। अभी से ये जो बगंदर के जो है स्वयंभू खरबूल वगैरह वो प्रयोग कर रहा हूँ, उससे काफी राहत है, फिर भी ये ठीक नहीं हो रहा। बार बार बिगड़ता है, इस प्रकार से। तो शिला सिंदूर शुरू में युमा से ले लेंगे, मंगेश टमके अगर बनाता है तो बेहतर ऑप्शन है। पार्ट कहाँ पे मिलेगा एक बार देखेंगे शिला सिंदूर का, तो ये अच्छा रहेगा। तो कहने का तात्पर्य आपसे ये है कि अनुभवों का इस प्रकार का आदान प्रदान, शेयरिंग करना, और ज्येष्ठ वैद्यों के अनुभवों के संकलन करना, ये भी एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। और जहां से जैसे भी इस प्रकार का हो सके वो करते रहे, और एक जगह मूल ग्रंथ पढ़ते रहे। मूल ग्रंथों से
तत्वज्ञान सीखते रहे, मूल ग्रंथों से जो निदान के बारे में ज्यादा जानकारी लेते रहे वगैरह वगैरह इस प्रकार से दोनों साथ में चलेंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार का रहेगा। और फिर सभी के लिए फायदा इस प्रकार का हो जाएगा। तो ठीक है, शिला सिंदूर दोनों में इस प्रकार के भगंदर वगैरह नाड़ी वर्ण में भी प्रयोग करेंगे और ल्यूकेमियाज में भी प्रयोग करेंगे। और उनका अगर कुछ है दमानिया असर का, प्रभाकर दमानिया फ्रॉम ऊना गुजरात, तो शेयर करो, या उनका नंबर वगैरह ऐसा कुछ है तो शेयर करो। अगर बोलते हैं तो ठीक है इस प्रकार से। अथवा वार्धक्य रसायनम हलिनी रस संपिष्टौ तुल्यांशो रसगंधको हस्तिपर्णी लवलिका मत्स्याक्षी कल्कवेष्टितौ विपक्वौ त्रिपक्वौ मूकमूषायाम सव्यशौ वार्धकापहौ। थोड़ा सा ही योग है। एक बार इसको कर लेते हैं और फिर रुकते हैं। संभाग शुद्ध पारद शुद्ध गंधक की कजली हलिनी लांगनी के रस या क्वाथ के साथ अच्छी तरह घोटकर गोलक बना ले। इस बात हस्तिपर्णी पलाश की जड़, पलाश लवलिका हल्फा रेवड़ी की जड़ तथा मत्स्याक्षी संभाग इन सबों के कलक के रस गंधक के गोले के ऊपर एक अंगुल मोटा लेप लगा ले। कलकस से रसगंधक के, हाँ। सुखाने के बाद अंधमूषा यंत्र में बंद कर तथा कपड़ मिट्टी गजपुट में फूंक दे। स्वांग शीतल होने पर निकालकर खरल में घोटकर तथा संभाग शुद्ध गंधक मिलाकर पूर्वोक्त गोलक बनाए। पूर्वोक्त कलक का लेप लगाकर पूर्ववत मूषा बंद मूषा यंत्र में बंद कर गजपुट में इस प्रकार से 3 बार पुट दे। इसके बाद निकाल कर तथा खरल में पीस कर शीशे में रख ले। इस रस को 1 रत्ती की मात्रा में शहद के साथ सेवन करे। यह जरा रोग को नष्ट करता है। अजीब बात यह है, लांगली पलाश तो ठीक है, समझ सकते हैं हम। लवलिका और मत्स्याक्षी, लवलिका में फिर भी मुझे याद नहीं आ रहा अभी। लेकिन मनशिला, ओके, मनशिला पारद गंधक। दमाणिया सरांची आध्यात्मिक बैठक आहे आणि याग रोज करतात। ओके। कहा है, अभी भी वहां भी है क्या? पतंजलि भी बनाते हैं शिला सिंदूर, कुछ वैद्य बाधिहरण रसायन प्रयोग करते हैं। बनवू शकतो। ओके। शिला सिंदूर प्रमाणे ताल सिंदूर मनशिला है, शिला का मतलब मनशिला है, ठीक है। शिला सिंदूर प्रमाणे ताल सिंदूर मिळतो उमाचे। ओके सर, पर्णबीज तैल यूज्ड फॉर व्रणरोपणे नाड़ी व्रण एक्सपीरियंस फ्रॉम नांदल परंपरा। तो सोच सकते हैं इसके बारे में। मैंने अभी तो जात्यादि तेल का सिरिंजिंग करना आरंभ किया है। लेकिन पर्णबीज तेल मैंने इस प्रकार से नहीं किया है। वाली पानी मध्ये भूक्षित पारत गंधक आणि काय सांगितले, ताम्रभस्म है और भल्लातक है। वाली पानी, पानी ऐसा करता है। सिद्ध संप्रदाय के अगर कोई वैद्य है तो उनसे जानकारी हासिल कर सकते हो थोड़ा। अब ये भी बात है कि सिद्ध संप्रदाय की दवाइयां जो है वो मलयालम में है। भाषा का प्रॉब्लम रहेगा। एनी एक्सपीरियंस ऑफ व्यूअर्स और इंसाइट ओवर यूज ऑफ पर्णबीज तैल इन व्रण रोपण? मैंने नहीं किया है। पर्णबीज हृदरोग में प्रयोग करते हैं नांदल परंपरा में, वैसे मैं करता हूँ थोड़ा सा। मार्जार अस्थि उगाळून असाध्य भगंदरावर लावणे असं भरून व्रण भरून येतो। मी एका उष्ट्रग्रीव भगंदरा वापरले आहे असाध्य। बहुत अच्छा है। ये तो ग्रंथों में ही प्रयोग है। लेकिन करके देखा है।
रायवाड़ा, लवली का मतलब रायवाड़ा है। हाँ, वे पीछे भी बताया था। तो ठीक है। अभी यहाँ पे रुकते हैं, कल चरक को लेकर आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान व्यापारात्। श्वः पुनरतिमिलिष्यामः। सर अगर कभी छूट जाता है तो ये आपका जो रिकॉर्डेड है कहाँ सुन सकते हैं? अभी तो मुझे मालूम नहीं है, क्लाउड पे कर रहे हैं अभी, क्योंकि विलोप का जो ऑनलाइन होना चाहिए था स्ट्रीम, ये यूट्यूब लाइव में होना चाहिए था, लेकिन वो बार बार पासवर्ड मांग रहा है और वो विलोप हो जा रहा है। तो मैंने कोशिश की थी उस समय में, उस समय में हो गया, लेकिन बाद में नहीं हुआ फिर से। तो अभी विलोप बाहर गांव गया है। तो आने के बाद फिर से ये ऑनलाइन हो जाएगा, लाइव हो जाएगा। तो फिर आगे सोचते हैं कैसे करेंगे इस प्रकार से। ओके, हाँ। ठीक है।